स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर यानी विराम चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे। तो विराम चिन्ह का मतलब क्या है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, मतलब रुकना। विराम का अर्थ क्या है? रुकना। तो विराम चिन्ह कौन कौन से है देखते हैं आगे। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? कि भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्ह। मतलब कब रुकना है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें कुछ पॉज लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा वो हम आगे देखेंगे। मतलब विराम चिन्हों के बारे में जानकारी लेंगे। तो विराम चिन्ह का नाम और विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, उसके बाद देखेंगे अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो पूर्ण विराम, तो उसका चिन्ह नीचे है पूर्ण विराम। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। इस चिन्ह द्वारा कथन या वाक्य की पूर्णता का बोध होता है। मतलब इस विराम चिन्ह का प्रयोग यानी यूज कब होता है? तो वाक्य के अंत में यानी लास्ट में होता है। जब वाक्य का पूरा अर्थ आपको समझ में आता है या निकलता है, उसके बाद ही वो विराम चिन्ह आता है। मतलब बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, उसके बाद तो वाक्य का अर्थ पूरा हुआ, वाक्य की पूर्णता हुई, उसकी वजह से वो लास्ट में आया। मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो वाक्य की पूर्णता का बोध होता है हमें, यानी अर्थपूर्ण वाक्य पूरा है और पूर्ण होने का बोध होता है। मतलब वाक्य पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ, ऐसे हमें लगता है या बोध होता है वैसा। उसके बाद वो विराम चिन्ह, अब पूर्ण विराम आएगा। अर्ध विराम, जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है तब वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम पूर्ण विराम कब देते हैं? जब पूरा वाक्य हो जाए और उस वाक्य में जो पूर्ण वाक्य पूर्ण होने का बोध होता है हमें, वहाँ पर हम लास्ट में पूर्ण विराम देते हैं। लेकिन अर्ध विराम कब देंगे? पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना है तब हम अर्ध विराम का यूज करेंगे या प्रयोग करेंगे। मतलब जिससे मैं अपना वरिष्ठ मित्र समझा था, अर्ध विराम, वही मेरा दुश्मन बन गया। वाक्य मतलब पूरा वाक्य देखो, जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझा था वही मेरा दुश्मन बन गया। और कल मेरे मित्र आए, अर्धविराम, हम घूमने गए, अर्धविराम, हमने बहुत मजे लिए। तो ये पूरा होने के बाद वाक्य पूर्ण हुआ, इसलिए लास्ट में पूर्ण विराम आया। मतलब कल मेरे मित्र आए, पूर्ण, अर्धविराम, हम घूमने गए, अर्धविराम, उसके बाद हमने बहुत मजे किए, पूर्ण। देन अल्प विराम, अल्प विराम का अर्थ होता है कि बहुत कम समय के लिए रुकना। अल्प यानी थोड़े समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के दो शब्दों के बीच भी किया जाता है और संबंधों सूचक शब्दों की बाद भी किया जाता है। मतलब थोड़ी देर के लिए हमें रुकना है तो हम अल्प विराम का यूज करते हैं। मतलब मेज पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं, रवि इधर आओ। मतलब हम रवि के बाद एक थोड़े समय के लिए रुकते हैं, रवि इधर आओ, ऐसा। इसलिए वो वहाँ पर अल्प विराम का यूज़ किया है। मतलब मेज पर आलू, थोड़ा सा हमने अल्प विराम यानी थोड़ा समय के लिए हम रुके, मेज पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं, इसकी वजह से वहाँ पर अल्प विराम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह। अब आपको मालूम है कि हम प्रश्न पूछते हैं तो लास्ट में क्या आता है? प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। मतलब यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। मतलब तुम कब तक वापस लौटोगे? तो हमने प्रश्न पूछा है, इसकी वजह से लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ? प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह आपको मालूम है कि हम प्रश्न पूछेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह,
मतलब हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। मतलब हमारे भावों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का यूज करते हैं हम वही विस्मयादि बोधक कहते हैं। मतलब हमारे भाव कौन से, हर्ष होता है, मतलब हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है, वैसे ही हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय। अरे कहाँ चल दिए, तो अरे अरे के बाद क्या आया, विस्मयादि बोधक। उसके बाद छी छी, इतनी गंदगी कैसे, शाबाश, मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। तो इस वाक्य से क्या है, भाव प्रकट होता है, का अलग प्रकार का भाव प्रकट होता है। तो उसके बाद क्या आता है, विस्मयबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को जो का त्यो उद्धृत करने तथा इखरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग नाम, उपनाम या किसी पुस्तक के नाम पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। मतलब उद्धरण चिन्ह में दोहरे उद्धरण चिन्ह का यूज कभी किया जाता है कि किसी के द्वारा कहे गए कथन को, वैसे हम लिखते हैं। मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, उनका वाक्य है, इसलिए हमने किस में लिखा, दोहरे उद्धरण चिन्ह में। उनका जैसा वाक्य वैसे ही लिखा है हमने, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। लेकिन अभी इखरे उद्धरण चिन्ह कब यूज किया जाता है कि नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम होगा उस पर विशेष बल देने के लिए। मतलब मधुशाला हरिवंश राय की श्रेष्ठ काव्यकृति है, तो हमने किस पर बल दिया, तो मधुशाला पर। तो जिस नाम, उपनाम या पुस्तक पर हम विशेष बल देंगे वहाँ पर क्या आएगा, उद्धरण चिन्ह, इखरे उद्धरण चिन्ह का यूज होगा। उसके बाद योजक चिन्ह, दो या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब दो शब्दों को जोड़ने, तुलना करने या युग्म शब्द। मतलब मजदूर दिन रात काम करता है, तो दिन रात को जोड़ने का काम किया किसने, योजक चिन्ह ने। उसके बाद सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो, माता पिता के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। उसके बाद आता है विवरण चिन्ह, किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब अभी आपको मालूम है संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, तो 3 भेद बताने के लिए उसका विवरण तो करना पड़ेगा, क्या अच्छी तरह से आपको समझाना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ पर विवरण चिन्ह का यूज किया है। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग होता है। मतलब आपको ये मुझे बताना है, इसका विवरण करना है या अधिक स्पष्ट से बताना है, इसके लिए मैंने क्या किया, संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, विवरण चिन्ह आया और उसके बाद आपको नीचे उसके प्रकार यानी भेद बता दिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अच्छी तरह से समझाने के लिए तो निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक, तो कोष्टक आपको मालूम है किसी पद का कार्य स्पष्ट करने के लिए। मतलब दिन, उसका ही मतलब क्या है, दिवस, दिन, गरीब, तो दिन दिन में फर्क ही है, तो फर्क आपको समझाने के लिए पद का कार्य हम प्रोनाउंस करते हैं तो दिन दिन ही कहते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। दिन यानी दिवस, दिन, गरीब। वैसे ही क्रम का बोध कराने के लिए, मतलब 1 2 3, इसके लिए कोष्टक यूज किया जाता है। और नाटक के भावों की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब राहुल गुस्से से, तुम सभी यहाँ से चले जाओ, मतलब जो राहुल का रिएक्शन है वो हम लिखते समय कोष्टक में लिखेंगे, उस पर चेहरे पर वो रिएक्शन दिखाई देती है, लेकिन वो हम कहाँ पर लिखते हैं, कोष्टक में। मतलब उसका नाटक के जो भाव आते हैं वो भाव हम कोष्टक में ही लिखते हैं। मतलब राहुल गुस्से से, उसका रिएक्शन क्या है वो हम लिख रहे हैं गुस्से से, तुम सभी यहाँ से चले जाओ। उसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उद्धरण और संवादों में तथा उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने से पहले किया जाता है। मतलब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, कथन, उद्धरण, संवाद में
तथा उदाहरण शब्द के बाद। राम बोला मैं बेईमानी नहीं कर सकता। तो राम बोला, क्या बोला? मैं बेईमानी नहीं कर सकता। तो राम बोलने के बाद वहाँ पर निर्देशक किया। अध्यापिका ने कहा डैश मतलब निर्देशक चिन्ह। आप अपनी किताबें खोलिए। लास्ट में आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के लिए किया जाता है। मतलब जो बड़े शब्द होते हैं वो हम शॉर्ट फॉर्म में या संक्षिप्त में लिखते हैं तो लाघव चिन्ह का यूज करते हैं। बड़े शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह दिया जाता है। मतलब पंडित तो प के आगे वो लाघव चिन्ह है, डॉक्टर डॉ के आगे। वैसे डॉक्टर सुनील कुमार जैन तो उसके आगे उन्होंने लिखा है, पूरा लाघव चिन्ह का यूज किया है।